अस्सलाम वालेकुम क्लास। तो आज है हमारे पास न्यू टॉपिक डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन, जो कि हमारे कोर्स का लास्ट टॉपिक भी है। ठीक है, तो हम लैब में ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। थ्योरी में थोड़ा डिले हो गया है, तो देख लेते हैं कि इसमें क्या है। जिन्होंने लैब में ली थी और उन्हें बात समझ आ गई है तो अच्छी बात है। जिनको कोई कन्फ्यूजन्स हैं तो वो होपफुली आज दोबारा लेक्चर में रिकॉल होंगी चीज़ें, तो वो क्लियर हो जाएगी। तो डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन, अच्छा थोड़ी सी यहाँ पे करेक्शन है, मैं कर लूँगा लेक्चर में कि ये चीज़ जो है ClO3 में आती है। ठीक है, ClO2 नहीं है, ClO3 है। ठीक है, तो कीप इन माइंड कि ClO3 है। तो मेमोरी एलोकेशन है कंटेंट में स्टैटिक वर्सेस डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन इन सी, डी एलोकेशन इन सी। फिर हम मर्ज करके देखेंगे पॉइंटर्स को, और फिर हम मर्ज करके देखेंगे स्ट्रक्चर के साथ डीएमए को। जैसे कि हम करते हैं, नए कॉन्सेप्ट आते हैं तो हम उनको मर्ज करते हैं प्रीवियस कॉन्सेप्ट के साथ कंपेयर करते हुए कि इनसे क्या हमें एडवांटेज मिल रहा है या क्या इनके प्रोज एंड कॉन्स हैं। ठीक, तो ये ध्यान रखिएगा कि ये ClO3 को बिलोंग करता है। स्टार्ट कर लेते हैं। लेक्चर नंबर हमारा 29 है, इसके बाद हमारा लास्ट लेक्चर है 30th। तो मेमोरी एलोकेशन क्या है पहले इस पे बात कर लेते हैं। कह रहे हैं आपके पास दो टाइप की मेमोरी एलोकेशन होती है, एक स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन कहलाती है तो दूसरी कहलाती है डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। ठीक है, स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन को अदर वर्ड्स में कंपाइल टाइम मेमोरी एलोकेशन भी कहा जाता है और डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन को रन टाइम मेमोरी एलोकेशन भी कहा जाता है। तो कंपाइल टाइम मेमोरी एलोकेशन, अच्छा तो थोड़ी सी टेक्निकल डिफिकल्टी आ गई थी, रिज्यूम कर लेते हैं। बात मैं कर रहा था कंपाइल टाइम मेमोरी एलोकेशन की। तो कंपाइल टाइम मेमोरी एलोकेशन इन सिंपल वर्ड ये है कि जब आप कंपाइल का बटन प्रेस करते हैं, ठीक है, जब आप कंपाइल का बटन प्रेस करते हैं तो जो मेमोरी उस बटन प्रेस करने से पहले एलोकेट हो जाती है वो सब मेमोरी कहलाती है स्टैटिक या कंपाइल टाइम मेमोरी एलोकेशन। ठीक है, और इसमें होता क्या है कि आप जो भी मेमोरी एलोकेट करते हैं या आपको अपने प्रोग्राम में जो भी डेटा रिक्वायर्ड है, जितने भी वेरिएबल रिक्वायर्ड हैं, उन सब क्या स्पेस या कितनी मेमोरी वो लेंगे वो उसी वक्त डिसाइड हो जाता है और ये बाद में चेंज नहीं हो सकता। ठीक है, द मेमोरी एलोकेशन मेमोरी टू बी एलोकेटेड इज फिक्स एंड इज डिटरमाइंड बाय कंपाइलर एट द कंपाइल टाइम इटसेल्फ। ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी कंपाइलर की है और कंपाइलर जो मेमोरी एलोकेट कर देता है उस वक्त वो एलोकेशन बाद में चेंज नहीं हो सकती। ठीक है, इसकी मिसाल बिल्कुल ऐसे है कि एक एग्जांपल आपको दे देता हूँ कि जैसे आपने एक से एवरेज कैलकुलेट करनी है या से सम कैलकुलेट करना है, कुछ भी हो सकता है जिसमें आपके पास एक एरे है। ठीक है, हम एक एरे एज्यूम कर लेते हैं और एरे में हम कह रहे हैं कि क्लास में से एवरेज हमने कैलकुलेट करनी है और आपकी क्लास में 30 स्टूडेंट्स हैं। तो आपने अपना एरे क्रिएट किया, उसमें 30 साइज रखा और आपने उसकी कैलकुलेशन करके दे दी एवरेज की और उस प्रोग्राम बना के दे दिया गया। लेकिन हुआ क्या कि थोड़े दिन बाद आपकी क्लास की स्ट्रेंथ बढ़ गई और स्टूडेंट 2-3 नए आ गए, तो अब स्ट्रेंथ क्या है 30 से बढ़कर 33 हो गई। अच्छा, ठीक है। बाकी सबको मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है? सुहाना, आपको मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है? फ़हाम, अब आपको मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है?
अच्छा, तो सादैन को आवाज़ बिल्कुल नहीं आ रही, लेकिन सादैन ने सवाल का सही जवाब दिया है कि सर आपकी आवाज़ बिल्कुल नहीं आ रही। स्ट्रेंज। खैर, फ़हाम आपको आवाज़ की क्लियर आ रही है या सही नहीं आ रही है? तो रिज्यूम कर लेते हैं क्लास। बात मैं ये कर रहा था कि कंपाइल्ड टाइम मेमोरी एलोकेशन क्या होती है। कंपाइल्ड टाइम मेमोरी एलोकेशन बेसिकली वो मेमोरी एलोकेशन है, जैसे कि नाम इम्प्लाई कर रहा है, जो कंपाइलर एलोकेट करता है आपके लिए। ठीक है, जब कंपाइलर मेमोरी एलोकेट करता है उसके कुछ प्रोज एंड कॉन्स हैं। उससे रिलेटेड मैं एक एग्जांपल दे रहा था आपको, और एग्जांपल ये थी कि इससे कंसिडर करें कि आपकी क्लास में से 30 की स्ट्रेंथ है और आप सबकी एवरेज कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। ठीक है, किसी भी बेस पे आपने एवरेज कैलकुलेट करनी है। 30 स्टूडेंट के मार्क्स भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो आपने एक 30 का एक प्रोग्राम बनाया, सिंपल आपको होता है, आपने लूप लगाई 30 की और आपने वो प्रोग्राम बना के दे दिया। अब होता क्या है कि कुछ अरसे में आपकी क्लास की स्ट्रेंथ चेंज होती है। हो सकता है बढ़ के वो 35 हो जाए। ठीक है, ये भी हो सकता है वो कम होकर 25 हो जाए या 27 हो जाए। अब अगर आप उसी कोड से जो आपने पहले बनाया था उससे एवरेज कैलकुलेट करते हैं, तो आपका रिज़ल्ट गलत आ जाएगा, क्योंकि अब आपकी नंबर ऑफ स्ट्रेंथ जो है वो, या स्ट्रेंथ कह रहे हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट कहें, चेंज हो चुके हैं। तो इस सूरत में क्या किया जाए? तो इस सूरत में आप चाह के भी अपनी मेमोरी एलोकेशन की बात कर रहा हूँ, लेंथ की बात नहीं कर रहा। तो मेमोरी एलोकेशन स्टिल आपकी 30 है। हो सकता है आपने प्रोग्राम में क्या किया हो कि सेफ साइड ये रखा हो कि भले से मुझे 30 का काम है, लेकिन मैं मेमोरी जो है 50 रख लेता हूँ। ठीक है, तो आपने 50 रखी, 50 में क्या हुआ, 30 आपकी प्रेज़ेंट रिक्वायरमेंट थी, 30 उसमें से यूटिलाइज़ होती थी, 20 यूटिलाइज़ नहीं होती थी, तो जो यूटिलाइज़ नहीं होता वो वेस्ट हो जाता है। तो वो मेमोरी एलोकेशन कराने के बावजूद आप कंज़्यूम नहीं करते थे, तो वो मेमोरी वेस्ट होती थी। इन अदर वर्ड्स आपका प्रोग्राम ज़्यादा एमबीज़ ऑफ रैम्स जो है कंज़्यूम करता था, जितनी उसकी रिक्वायरमेंट थी उससे ज़्यादा। तो इस तरीके से अगर आप कंटिन्यूअसली प्रोग्रामिंग करते रहेंगे तो आप कुछ मसले फेस करेंगे। तो पहला मसला तो क्या है कि इनएफिशिएंट मेमोरी यूटिलाइज़ेशन क्या है, कि अगर फ़र्ज़ करें, यहाँ पे ड्रॉबैक्स बताए हुए हैं, मैं रीड कर देता हूँ आप लोगों के लिए। इफ़ यू एलोकेट अ लॉट ऑफ मेमोरी टू योर प्रोग्राम फॉर सेफ कीपिंग, ये जो मैंने अभी बात कही कि आप एक्स्ट्रा मेमोरी रिज़र्व करा लें और उसको यूज़ नहीं करें, तो एक्स्ट्रा अनयूज़्ड मेमोरी विल बी वेस्टेड एज़ इट विल नॉट बी अवेलेबल टू अदर एप्लीकेशन। अदर एप्लीकेशन से मुराद ये है कि आपके कंप्यूटर में मल्टीपल सॉफ्टवेयर रन हो रहे हैं, तो अगर एक ने मेमोरी ज़्यादा ले ली तो दूसरे को मेमोरी कम भी पड़ सकती है। तो इस वजह से कहा जा रहा है कि इनएफिशिएंट मेमोरी यूटिलाइजेशन होगी अगर आपने एक्स्ट्रा रिजर्व करवा ली, तब भी मेमोरी इनएफिशिएंट यूटिलाइजेशन है। और इन ऑन द अदर हैंड कि आपने जो मेमोरी एलोकेट कराई वो कम पड़ जाए, तो तब भी इनएफिशिएंट है कि आपने, आपकी ज़रूरत ज़्यादा थी, आपने कम लिया, तब भी काम नहीं बनेगा। तब तो प्रोग्राम आपका खुद ही नहीं चलेगा। लेकिन अगर ज़रूरत से ज़्यादा ली तो आपका तो प्रोग्राम चल जाएगा, लेकिन अदर प्रोग्राम उससे अफ़ेक्ट होंगे। तो दोनों केसेस में अगर मेमोरी कार्ड बढ़ जाए या घट जाए, दोनों सूरतों में आपका क्या होगा कि इनएफिशिएंट मेमोरी यूटिलाइज़ेशन होगी। तो इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए, स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन में ये प्रॉब्लम है, इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए आपके पास आता है डायनामिक मेमोरी एलोकेशन का सॉल्यूशन। तो डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन, जैसे कि बताया गया, रन टाइम पे मेमोरी एलोकेट करता है, यानी कंपाइलेशन के टाइम पे अगर आपको पता ही नहीं है, और बहुत सारे केसेस ऐसे होते हैं आपको नहीं पता होता कंपाइलेशन के टाइम कि मैं, मेरा डेटा का साइज़ क्या है, यानी मेरी पॉपुलेशन क्या है, मैं 10 पे अप्लाई करने वाला हूँ, 20 पे, 20,000 पे, कुछ नहीं पता होता। तो इस तरह की सिचुएशन में बेटर है कि आप ये फैसला कंपाइल टाइम पे ना करें, बल्कि आने वाले रन टाइम पे छोड़ दें। आपका कोड इतना जेनरिक हो कि वो रन टाइम पे खुद से डिसाइड कर ले कि मुझे कितनी मेमोरी रिक्वायर्ड है और उतनी ही ले। तो इससे क्या होगा, कम भी नहीं पड़ेगी, और ज़्यादा हुई तो वेस्ट वाला भी चांस नहीं है। तो ये प्रॉब्लम जो स्टैटिक मेमोरी में आ रही है, ये प्रॉब्लम रिज़ॉल्व हो जाएगी अगर मैं मेमोरी यूटिलाइज़ेशन का फ़ैसला मेमोरी एलोकेशन का फ़ैसला कंपाइलर पे छोड़ने के बजाय रन टाइम पे कर लूँ। और रन टाइम पे करना है तो वो मुझे कोड में कुछ ऐसा करना होगा, कुछ ऐसा सिंटैक्स लिखना होगा कि वो फ़ैसला रन टाइम पे हो। तो आज का लेक्चर हमारा इसी सिंटैक्स से रिलेटेड है कि सिंटैक्स क्या है, तो हम इस सिंटैक्स पे बात कर लेते हैं। ठीक है, स्टैटिक के ड्रॉबैक बताए मैंने कहा, नॉर्मली हम स्टैटिक में ये काम इस तरीके से करते आए हैं। एक मेन फंक्शन बनाते हैं, और मैंने अगर ये कोशिश की, यहाँ पे जान के एक टाइपिंग एरर है कि यहाँ पे एरे के अंदर मैंने साइज़ में एन लिखा हुआ है। ये एन मैंने यूज़र्स इनपुट लिया साइज़ के लिए, और मैंने उस साइज़ को यहाँ असाइन कर दिया।
ठीक है, और फिर सारा काम वैसे ही वही लूप लगाई, एरे में इनपुट लिया, आपको आता है। लेकिन यहाँ पर मैंने देखो वर्ड यूज़ किया, मैं ट्राइंग कर रहा हूँ, कोशिश करूँगा ये करने की। लेकिन ये सिंटैक्टिकली रॉन्ग है एग्ज़ाम्पल, और यहाँ पे एक मसला आएगा। तो जब हम इस प्रोग्राम को रन करेंगे और लैब में हमने रन करके देखा कि यहाँ पे एक एरर जनरेट हो जाता है। एरर क्या आता है? कंपाइलेशन एरर आ जाता है, कंपाइलर ही मना कर देता है कि एरे सबस्क्रिप्ट मस्ट बी अ कांस्टेंट वैल्यू। तो पहली बात तो उसने बोली कि एरे के अंदर जो आप ब्रैकेट्स के अंदर साइज़ लिखते हैं, वो कांस्टेंट होना चाहिए, वो वेरिएबल नहीं हो सकता। ठीक है, वो कांस्टेंट होना चाहिए, वेरिएबल नहीं होना चाहिए। और दूसरी इशू क्या आ रहा होगा, एरे इज़ अ स्टैटिक डेटा स्ट्रक्चर अकॉर्डिंग टू। अच्छा, इसकी एक्सप्लेनेशन दी हुई कि आईएसओ स्टैंडर्ड के तहत, आईएसओ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर सी एंड सी प्लस प्लस के जो स्टैंडर्ड है ये बता रहे हैं, इट्स मेमोरी एलोकेशन मस्ट बी डन एट कंपाइल टाइम। तो एरे को कंपाइल टाइम पे एलोकेट करना चाहिए। रन टाइम एलोकेशन इज नॉट कंपैटिबल विथ एरेज। तो एरे में ये सोल्यूशन वैलिड नहीं है, एरे से आप ये काम नहीं कर सकते। तो इसका सोल्यूशन क्या है? यूज मैलॉक इफ डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन इज रिक्वायर्ड। यहाँ पे मैंने एक फंक्शन का नाम बताया है मैलॉक। ठीक है, तो अब हम इस फंक्शन को यूज करना चाहते हैं, तो इसको देख लेते हैं ये है क्या। तो इस प्रोग्राम में कुछ भी नहीं किया हुआ। ठीक है, यूजर से इनपुट लिया है और इनपुट लेके जस्ट सम किया हुआ है। ठीक है, एवरेज भी नहीं है, सम का फॉर्मूला लगा हुआ है। तो डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन क्या है कि जो आप रन टाइम पे करेंगे, ये थ्योरी पे जाने की मुझे ज़रूरत नहीं, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि वो फैसला आप रन टाइम पे छोड़ दें, कंपाइलेशन से के वक्त उसको डिसाइड ना करें कि कितनी मेमोरी रिक्वायर्ड है, बल्कि आप रन टाइम पे ये फैसला छोड़ दें। और रन टाइम के लिए आपको कुछ फंक्शन यूज़ करने पड़ते हैं जो बिलोंग करते हैं स्टैंडर्ड लाइब्रेरी को, stdlib.h को। ठीक है, तो अगर आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कंपाइल टाइम पे, तो इसे रन टाइम पे छोड़ दें और हैंडल करें इसको एलोकेशन के फंक्शंस हैं हमारे पास, मैलॉक एंड कैलॉक से। रीएलोकेशन भी है लेकिन रेयरली यूज़ होता है। रीएलोकेट का मतलब है कि ऑलरेडी एलोकेटेड मेमोरी को साइज़ को चेंज करना है। नहीं, पहले मेरी रिक्वायरमेंट 100 थी, चेंज होके वो हो सकता है 110 हो जाए, हो सकता है 80 रह जाए, तो मैं रन टाइम पे अपने मतलब उसको साइज़ को चेंज कर सकता हूँ। और डीएलोकेशन के लिए हमारे पास एक ही फंक्शन है जिसका नाम है फ्री। ठीक है, थोड़ा सा पेज को फास्ट कर लेता हूँ, टाइम हमारा काफ़ी वेस्ट हो चुका है। तो एलोकेटिंग सिंगल ब्लॉक के लिए जो फंक्शन है हमारे पास वो यूज़ होता है मैलॉक। ठीक है, मैलॉक फंक्शन का सिंटेक्स अगर देखा जाए तो कह रहे हैं ये रिटर्न करता है एक पॉइंटर। ठीक है, और इसका सिंटेक्स जेनरिक ये है कि मैलॉक, और मैलॉक के अंदर मैं सिर्फ ब्लॉक साइज बता देता हूँ। और यहाँ पे एक इंटीजर की एग्जांपल लिखी हुई है, तो इसको देख लें तो बात ज़्यादा समझ में आएगी। मैलॉक का साइज, और मैंने यहाँ पे कहा है साइज ऑफ, जो कि एक बिल्ट इन फंक्शन है जिसका काम क्या होता है, जो भी आप इसके अंदर सप्लाई करेंगे उसका साइज रिटर्न कर देगा। और ये फंक्शन यूज़ करना क्यों बेहतर है, आप डायरेक्टली 4 भी लिख सकते थे, लेकिन मसला ये है कि हो सकता है कि आप ये प्रोग्राम किसी और सिस्टम पे रन करें, वहाँ पे आपको इंटीजर का साइज़ कुछ और हो सकता है, क्योंकि आपका आर्किटेक्चर, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम कुछ और हो सकता है। तो इट डिपेंड्स के साइज़ ऑफ इंटीजर क्या हो। तो इसलिए बेहतर कि आप साइज़ ऑफ का फंक्शन यूज़ कर दें, जो भी आपके एक्जिस्टिंग सिस्टम पे साइज़ होगा ये वही रिटर्न करेगा। तो ये बता रहा है इस वक़्त कि 10 इंटीजर्स। ओके, तो हम बात कर रहे थे कि सिंटैक्स पे, मैलॉक का सिंटैक्स में हमने बात की थी कि मैलॉक फंक्शन का नाम है, उसको आप ब्लॉक साइज़ देंगे और ये इतनी मेमोरी एलोकेट कर देगा और रिटर्न करेगा एक पॉइंटर। और ये वाली चीज़ जो है सिंपली क्या है, टाइप कास्टिंग है। जिस टाइप का ये पॉइंटर होगा वही टाइप कास्टिंग आप यहाँ पे कर देंगे। यूजुअली इशू नहीं आता अगर आप टाइप कास्टिंग ना करें, लेकिन इट्स बेटर कि आप कर दें। इन केस कुछ केसेस में हो सकता है ये इशू है, हम इसे इग्नोर करें और ये फिर आ जाए और इसे डायग्नोस करना हमारे लिए मुश्किल होगा। तो इट्स बेटर कि आप टाइप कास्टिंग कर दें। इससे क्या फ़ायदा होगा, यूँ समझ लें कि अगर मैं आपको यहाँ पे ड्रॉ करके बात समझाना चाहूँ, से मैंने यहाँ पे कहा कि मुझे एक ब्लॉक चाहिए, तो ये ब्लॉक जो है मुझे इतना बड़ा एक ही ब्लॉक मिल जाता है। ठीक, एक ही ब्लॉक मुझे मिल जाएगा। मैलॉक से मुझे ब्लॉक मिल गया, उसका टोटल साइज़ से मैं कहता हूँ, अगर इसी के रिस्पेक्ट से बात की जाए तो 4 अगर हम इसे ले लेते हैं तो 4 टाइम्स 40, तो ये पूरा स्पेस जो मुझे मिलेगा यहाँ से लेकर यहाँ तक का, इसका साइज़ होगा 40
बाइट्स। ठीक है, चूंकि मैलॉक है और मैलॉक में ऊपर लिखा हुआ है ये सिंगल ब्लॉक मेमोरी एलोकेशन के लिए होता है, तो ये 40 का मुझे पूरा का पूरा एक सिंगल ब्लॉक देगा। लेकिन ये टाइप कास्टिंग क्या करेगी, ये बता रही है कि जो पॉइंटर रिटर्न हो रहा है वो इंटीजर टाइप का है। तो इससे समझने के लॉजिकली ये ब्लॉक जो है इंटरनली हर मर्तबा इंटीजर के साइज पे जो है डिवाइड हुआ होगा, यानी इंटरनली इसमें 4 के लिहाज से ब्लॉक बने हुए होंगे। ठीक है, वैसे मैंने जैसे कि बताया टाइप कास्टिंग ना भी करें तब भी काम चल जाता है, लेकिन इससे हम ये इन्फर कराना चाहते हैं एक्चुअली कि सिंगल ब्लॉक के अंदर मैं 10 लॉजिकल ब्लॉक्स चाहता हूँ और हर ब्लॉक का साइज क्या होना चाहिए, 40। ठीक, तो इट्स बेटर कि मैं टाइप कास्टिंग करूँ, लेकिन फिर बता रहा हूँ आप अगर मिस भी कर देते हैं तो नॉर्मली हम जिस इन्वायरमेंट में सॉफ्टवेयर रन कर रहे हैं ये इशू नहीं आता। लेकिन फिर कह रहा हूँ इन्वायरमेंट चेंज हो सकता है, एम्बेडेड पे आप ये काम करें तो प्रॉब्लम आ जाए, तो इट इज़ रिकमेंडेड कि आप टाइप कास्टिंग यहाँ पे करें। ठीक है, नीचे इसकी एक्सप्लेनेशन दी हुई है, ऑन एग्जीक्यूशन ऑफ दिस स्टेटमेंट 10 टाइम्स memory space equivalent to size of integer byte is allocated and the address of the first byte is assigned to the pointer variable ptr और इसकी टाइप भी क्या है, इंटीजर। तो हमेशा जब भी मुझे पॉइंटर मिलता है तो उसके अंदर एड्रेस होता है और एड्रेस हमेशा कौन सी लोकेशन का आता है मेरे पास, फर्स्ट वाले का। यानी जो भी एड्रेस सबसे पहली बाइट का होगा 40 में से, वो वाला एड्रेस जो है असाइन हो जाएगा मेरे पीटीआर को, इसको असाइन हो जाएगा और फिर बाकी सिंपल सब चीज़ें मैं एक्सेस कर सकूंगा प्लस प्लस करते हुए। अच्छा, यहाँ पे एक नोट है कि ध्यान रहे कि जब भी आप मेमोरी एलोकेशन करते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि मेमोरी एलोकेशन सक्सेसफुल रहे। हो सकता है मेमोरी एलोकेशन फेल हो जाए। कब पॉसिबल हो सकता है ऐसा, कि आपके सिस्टम में ऑलरेडी बहुत सारी एप्लीकेशन रन हो रही हैं और आपने एक नई एप्लीकेशन रन किया और वो मेमोरी की डिमांड करती है और उतनी मेमोरी अवेलेबल ही नहीं होती। ठीक है, मेमोरी अवेलेबल नहीं है तो उस केस में आपकी मेमोरी एलोकेशन फेल हो सकती है, यानी मेमोरी कम होने की सूरत में मेमोरी एलोकेशन फेल हो सकती है। तो उस केस में जो चीज़ आपका malloc का फंक्शन है रिटर्न करता है, वो क्या रिटर्न करता है, नल। ठीक है, नल इज़ अ स्पेशल कीवर्ड जिसका मतलब होता है नथिंग। ठीक है, जिसका नॉर्मली मीनिंग दिया जाता है नथिंग। तो पॉइंटर अगर नल पॉइंटर आ रहा है या नल आ रहा है, एम्प्टी कह लें, तो उस सूरत में आपको ये बात का ध्यान रखना होता है कि मेमोरी एलोकेशन फेल हो गई है। तो इट इज़ ऑलवेज रिकमेंडेड कि आप मेमोरी एलोकेशन कराने के बाद इसको चेक करें कि कहीं मेमोरी एलोकेशन फेल तो नहीं हो गई है। तो अगर फेल नहीं हुई है तो आप अगर आगे के स्टेप्स लिखें, काम करें, वरना फ़ायदा नहीं होगा, आपके एलोकेशन फेल हो गए और अब आप काम करेंगे तो आपका प्रोग्राम क्रैश कर जाएगा। और लास्ट लाइन में ये बता रहे हैं कि आपके malloc के फंक्शन जब मेमोरी एलोकेट कराता है उसमें गार्बेज वैल्यू होती है बाय डिफ़ॉल्ट, यानी इसमें कुछ भी डेटा हो सकता है, इसमें 1 हो सकता है, इसमें A हो सकता है, इसमें 3.2 हो सकता है, तो कुछ भी डेटा किसी भी फ़ील्ड में हो सकता है। गार्बेज मीन्स हमें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो हमारे लिए गार्बेज ही है। ठीक है, डोंट केयर किस्म का डेटा है। ठीक है, एग्ज़ाम्पल देख लेते हैं। इसी एग्ज़ाम्पल को हम malloc से अगर करें तो हमने देखें जहाँ एरे वाली लाइन थी वहाँ पे ये लाइन्स रिप्लेस कर दी और वही n जो यूज़र से मैंने इनपुट लिया था उस फैक्टर को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया साइज़ ऑफ इंटीजर से। तो यूज़र कहेगा अगर 10 एलिमेंट तो ऑटोमेटिकली मेरे पास 10 एलिमेंट की लोकेशन रिज़र्व हो जाएगी। यूज़र कहेगा 20 एलिमेंट तो 20 की हो जाएगी और चूँकि मैंने malloc का फंक्शन यूज़ किया है तो ऊपर मैंने इंक्लूड करा दी stdlib। ठीक है, तो वही प्रोग्राम है पूरा का पूरा, सिर्फ क्या चेंज हुआ, एरे के बजाय मैंने malloc लिख दिया। और ये सेफ्टी चेक जो मैंने आपको बताया कि मैंने चेक कर लिया कि पॉइंटर की वैल्यू नल तो नहीं है। अगर नल है तो मैं कह देता हूँ मेमोरी एलोकेशन फेल और फिर ज़ाहिर सी बात है इफ के बाद अगर मेरा इफ स्टेटमेंट ट्रू हो गया तो फिर मैं डायरेक्टली यहाँ गेट ch पर आ जाऊँगा। लेकिन अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो फिर मैं एल्स के अंदर आऊँगा और एल्स के अंदर आके देखें फिर मैंने यूज़र से कहा इनपुट करें और इनपुट में मैंने ये पॉइंटर नोटेशन लिखी है। ठीक है, इससे आप फ़ैमिलियर होंगे कि पॉइंटर विदाउट स्टार लिख रहा हूँ मैं और इसका मतलब है बेस एड्रेस और बेस एड्रेस प्लस आई करूँगा तो वो ऑटोमेटिकली एड्रेस में इंक्रीमेंट जब भी करता हूँ तो वो नेक्स्ट पॉसिबल एड्रेस पे चला जाएगा। और चूँकि पॉइंटर की डेटा टाइप इंटीजर है तो हर मर्तबा प्लस का मतलब 4 मेमोरी बाइट्स की जंप है। ठीक है, चूँकि पॉइंटर इंटीजर टाइप का है तो प्लस प्लस या प्लस 1 का मतलब 4 बाइट्स की जंप है। अगर कैरेक्टर टाइप का होता है तो प्लस का मतलब सिंगल बाइट की जंप होता। ठीक है, इसको हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि इससे क्या फ़र्क पड़ता है। तो स्कैनफ है, एड्रेस ऑपरेटर लगाते हैं, यहाँ लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि पीटीआर इटसेल्फ इज़ एन एड्रेस, तो मुझे एड्रेस ऑपरेटर लगाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जहाँ प्रिंटफ कर रहा हूँ तो वहाँ पे स्टार लगाने की मुझे ज़रूरत है, ये बताने के लिए कि मैं वैल्यू की बात कर रहा हूँ।
और यहाँ पे मैंने 2 अलग-अलग वेरिएबल यूज़ किए आई और जे। आप चाहें तो यहाँ पे आई वाली ही लूप यूज़ कर सकते थे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन यहाँ पे बस डिस्टिंग्विश करने के लिए मैंने आई और जे 2 डिफरेंट वेरिएबल पे लूप लगाई हुई है। ठीक है? यही काम आप एरे नोटेशन से भी कर सकते हैं, क्योंकि पॉइंटर्स एंड एरेज़ आर कोरिलेटेड। यानी अगर यही काम मैं ऐसे लिख के करना चाहता, तो इस टर्म को मैं कह सकता हूँ ये इक्विवेलेंट होती एड्रेस ऑफ ptr i। ठीक है? ये जो लिखी है टर्म इसके इक्विवेलेंट हो जाती, और ये वाली टर्म सिंपली मेरे पास हो जाती ptr i। तो ये बोथ टर्म्स आर इक्विवेलेंट। बस फ़र्क क्या है कि जो मैंने आपको रेड में लिख के दिखाई है ये एरे नोटेशन है, और जो ऑरेंज में लिखी है वो मेरे पास पॉइंटर नोटेशन है। तो थोड़ा-सा आपको फ़ैमिलियर होना चाहिए पॉइंटर से भी। लेकिन रियल लाइफ़ में आपकी मर्ज़ी है, जो सिंटैक्स आपको आसान लगे आप कर सकते हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि दोनों नोटेशन एक-दूसरे में कन्वर्टिबल हैं। और ऑब्वियसली देखने में एरे नोटेशन ज़्यादा सिंपलर एंड ईज़ियर टू रिमेंबर है। तो आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। फिलहाल मैंने पॉइंटर नोटेशन यहाँ पे यूज़ की हुई है। ठीक? और हमारे पास इस एग्ज़ाम्पल में कुछ नहीं है। पेस को थोड़ा फ़ास्ट कर लेते हैं। मेमोरी एलोकेशन में आपके पास मल्टीपल ब्लॉक की एलोकेशन भी होती है। सिर्फ चेंज क्या आता है, मैलॉक के बजाय आप कैलॉक का फंक्शन यूज़ कर लेते हैं। और ये जो मेमोरी एलोकेट करता है उसमें सारी बाइट्स में बाय डिफ़ॉल्ट ज़ीरोज़ होते हैं। ठीक है? और तीसरी चीज़ चेंज क्या है कि इसमें 2 आर्गुमेंट्स होते हैं फंक्शन के इनपुट, जबकि मैलॉक में 1 ही होता है। तो यहाँ कंपेयर होने साइड बाय साइड आप देख सकते हैं कि कैलॉग में 2 इनपुट पैरामीटर्स हैं। पहली चीज़ नंबर ऑफ ब्लॉक्स, और दूसरा हर ब्लॉक का साइज़। तो बिल्कुल वैसी सिंटैक्स है, आप चाहें तो देख सकते हैं कि इसमें मुझे एक्सप्लिसिटली मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि मैं नंबर अलग से प्रोवाइड कर सकता हूँ। मैं नंबर अलग से प्रोवाइड कर सकता हूँ। तो बस कैलॉग और मैलॉक में ये डिफरेंस है जो ऊपर बताया गया कि इसमें बाय डिफ़ॉल्ट ज़ीरोज़ होते हैं और इसके नंबर ऑफ इनपुट पैरामीटर्स या आर्गुमेंट जिसे कहा जाता है वो 2 होते हैं। तो आप इसी प्रोग्राम को मॉडिफाई कर दें, कैलॉग से करना चाहें तो आप कैलॉग से भी कर सकते हैं। सिर्फ चेंजेस क्या आएंगे, मैलॉग की जगह कैलॉग आ जाएगा, और यहाँ पे एन की टर्म जो यहाँ पे इनपुट आई है वो मैंने एज इट इज़ यहाँ लिख दी, और यहाँ पे कॉमा लगा दिया मल्टीप्लाई के बजाय। तो मैलॉग और कैलॉग में बस यही फ़र्क है, कॉमा होता है उसमें कॉमा नहीं होता। तो यानी एक्चुअल फ़र्क क्या है, कैलॉग से जब मुझे मेमोरी एलोकेट होती है, वो मेरे एक बड़ा सा ब्लॉक 40 का ऑक्यूपाई नहीं एलोकेट नहीं होगा, बल्कि छोटे-छोटे मल्टीपल ब्लॉक्स एलोकेट होते जाएँगे, और वो इस तरीके से बात है, यानी वो डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे ऑलरेडी। जबकि मैलॉक में ये नहीं होते, टाइप कास्टिंग पे हमें रिलाय करना पड़ता है, तब जाके ये बात बनती है। तो ब्रॉड लेवल पे देखा जाए तो दोनों का काम एक ही है। इट्स अ मैटर ऑफ चॉइस कि आप किसे प्रेफ़र करते हैं। तो आप किसी भी फ़ंक्शन को यूज़ कर सकते हैं, मैलॉक को भी और कैलॉग को भी। तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा आपकी प्रोग्राम की फ़ंक्शनैलिटी का। प्रोग्राम बाकी पूरा वैसे ही आप देख सकते हैं, कोई चेंजेस नहीं है। रीएलोकेशन का जैसे मैंने बताया था कि अगर आपने रीएलोकेशन की है तो उससे पहले आपको एलोकेशन करना लाज़मी है। लेकिन ये रियली यूज़ होता है, तो इस पे मैं ज़्यादा एम्फसाइज़ भी नहीं करूँगा। थ्योरेटिकल बातें अगर आप पढ़ना चाहें तो यहाँ से पढ़ लीजिएगा। एग्ज़ाम्पल मैं लैब में ऑलरेडी रीएलोकेशन पे दे चुका हूँ, तो आप उसे भी देख सकते हैं। अ, अब बात कर लेते हैं मेमोरी रिलीज़ या मेमोरी डीएलोकेशन पे। तो ये क्यों ज़रूरी है टॉपिक, मेमोरी डीएलोकेशन का या मेमोरी का फ्री कराना इसलिए ज़रूरी है कि जब आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली कंपाइलर से कि भई आप मेमोरी एलोकेशन साइज़ की परवाह ना करें, मैं खुद कर लूँगा रन टाइम पे। तो यहाँ पे एक मसला भी आ जाता है कि अब आप ज़िम्मेदारी ह्यूमन के पास है और ह्यूमन एरर की गुंजाइश है। तो ह्यूमन एरर क्या होता है कि आपने मेमोरी एलोकेशन करवा ली और डी एलोकेशन नहीं की, यानी आपने कंप्यूटर से कहा या माइक्रो कंट्रोलर से कहा इतनी मेमोरी दे दो, आपने ले लिया, आपने अपना काम भी कर लिया और वो मेमोरी अपने पास रख के ही बैठे हैं। ठीक है, यानी वापस नहीं की। कंपाइलर ये काम खुद ब खुद करता है, जब प्रोग्राम एंड हो जाता है तो कंपाइलर वो सारी मेमोरी वापस कर देता है ऑपरेटिंग सिस्टम को, या जो भी नीचे मेमोरी मैनेजमेंट कर रहा हो सिस्टम। तो कंपाइलर ने तो अब मेमोरी एलोकेट नहीं की, प्रोग्रामर ने की। तो यहाँ पे अब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी प्रोग्रामर पे ही आयद होती है कि वो मेमोरी वापस भी करे।
अगर वो नहीं करेगा तो एक मसला आ जाता है और उस मसले का नाम होता है मेमोरी लीक। ठीक है, इसमें क्या होता है कि आपके पास भी नहीं है वो मेमोरी और ऑपरेटिंग सिस्टम समझ रहा है वो मेमोरी आपके पास है। यानी आप समझ रहे हैं मेरे पास नहीं है और मेमोरी ऑपरेटिंग सिस्टम समझ रहा है आपके पास है। तो वो मेमोरी ना आपके पास है, ना ऑपरेटिंग सिस्टम के पास है, तो वो कहाँ गई? तो वो मेमोरी लीक हो गई। तो इसी वजह से ये टर्म थोड़ी-सी जनरेट हुई है कि ये फेनोमेना कहलाता है मेमोरी लीक। तो ये बज़ाहिर अगर देखा जाए तो एक अभी छोटी-सी प्रॉब्लम लग रही है, लेकिन अगर ये कंटीन्यूअसली किया जाए, एक ही प्रोग्राम आपने 10 मर्तबा रन किया, तो 10 मर्तबा आपने वही बिहेवियर रिपीट किया और 10 मर्तबा आपकी मेमोरी वेस्ट हो जाएगी। ठीक है? तो इट्स नॉट अ गुड प्रैक्टिस। अगर कहीं पे भी आप ये एरर देखें, ख़ास तौर पे एम्बेडेड सिस्टम में, क्योंकि वहाँ पे मेमोरी बहुत लिमिटेड होती है, तो आप ये गलती वहाँ ना करें। इसको ध्यान रखने का बड़ा आसान सा तरीका ये है कि जहाँ आपका प्रोग्राम एंड हो रहा हो, वहाँ पे आप केयरफुली अपनी मेमोरी को डीएलोकेट करा लें। और डीएलोकेट कराना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बस सिंपल सी एक लाइन ऐड करनी है, फ्री। सी लैंग्वेज में एक लाइन ऐड करनी होती है, फ्री। सी लैंग्वेज ऑटोमेटिक गार्बेज कलेक्शन नहीं करती, ऑटो मेमोरी डीएलोकेशन नहीं करती, आपको मैनुअली करना पड़ता है। तो आपको सिर्फ फ्री लिखना है और उसको वो पॉइंटर सप्लाई कर देना है जिसमें आपने मेमोरी एलोकेट कराई थी प्रीवियसली यूजिंग कैलॉग एंड मैलॉग या वीलॉग से रीएलोकेट कराई हो। ठीक है? तो ये सिंपल सी लाइन आपकी बहुत बड़ी परेशानियाँ बचा लेता है, आपकी मेमोरी को वेस्ट होने से बचा लेता है, मतलब वो वाली एप्लीकेशन या वो वाला सॉफ्टवेयर बनने से बचा लेता है जो मेमोरी बहुत खाता हो। अक्सर आप कहते हैं ना यार ये वाला सॉफ्टवेयर बहुत मेमोरी कंज़्यूम करता है, मुझे कोई और अल्टरनेट चाहिए। तो आप अल्टरनेट की तरफ जाते हैं जो फ़ास्ट हो, लाइट वेट हो, तो ये वही वाली बात है कि जो प्रोग्राम मेमोरी वेस्ट कर रहे होते हैं, हो सकता है उसमें मेमोरी कहीं न कहीं लीक हो रही होती है, तो वो मेमोरी बहुत ज़्यादा खाते हैं, सिंपल वर्ड में। तो अगर आपने मेमोरी ना खाने वाला प्रोग्राम बनाना है तो डीएलोकेशन का ध्यान रखें। और डीएलोकेशन करनी है तो उसी प्रोग्राम में मैं चेंजेस करके बता देता हूँ सिर्फ क्या चेंज आएगा। पूरा प्रोग्राम डिट्टो वही है, बस एट द एंड लास्ट लाइन से पहले, यानी जो मेरी प्रोग्राम की लास्ट लाइन थी उससे पहले मैंने क्या कर दिया, या रिटर्न जीरो से पहले मैंने क्या करा दिया, फ्री पीटीआर। ध्यान रहे पीटीआर मेरा वो पॉइंटर है जिसने मैलॉक या केलॉक किया था, तो उस जगह मैंने क्या करा दिया, फ्री पीटीआर। और यहाँ पे ये मैंने नोटेशंस भी लिख के बता दी कि दिस इज इक्विवेलेंट टू दिस और दिस इज इक्विवेलेंट टू दिस, जो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। पॉइंटर नोटेशन एंड एरे नोटेशन का फर्क। ठीक है, तो यहाँ पे अगर किसी को कोई कंफ्यूजन या क्यूरी हो तो वो पूछ सकता है, वरना मेरा ख्याल है कि लेक्चर हमारा एंड है। जी लेक्चर हमारा एंड है, तो किसी को कोई क्यूरी या कंफ्यूजन हो आज के लेक्चर से रिलेटेड तो वो पूछ सकता है, या अदर देन लेक्चर कोई क्यूरीज हो तो वो भी पूछ सकता है। तो क्लास शैल आई कंक्लूड द लेक्चर, अगर कोई क्यूरी नहीं है तो। चलिए तो कंक्लूड करते हैं आज का लेक्चर। टिल नेक्स्ट टाइम, साइनिंग ऑफ, अल्लाह हाफिज़।